नमस्ते। आज हम देखेंगे डैक्रोसिस्टैटिस जो कि होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल सैक। तो उससे पहले लैक्रिमल सैक क्या है और लैक्रिमल apparatus क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। मैंने यहाँ पे दो डायग्राम निकाली है, एक तो अपना आई और एक नोज़। हम सबको पता है कि अपने दोनों आई के ऊपर के साइड में लैटरली एक ग्लैंड रहती है जिसको हम टीयर ग्लैंड बोलते हैं और उसी को हम लैक्रिमल ग्लैंड भी बोलते हैं। तो जैसे कि ये ग्लैंड जिसको हम टीयर ग्लैंड बोलते हैं, ये टीयर प्रोड्यूस करते हैं और जो टीयर प्रोड्यूस होता है वो ये जो हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाए हैं इनको हम लैक्रिमल डक्ट्स बोलते हैं। ये जो टीयर प्रोड्यूस किए हैं लैक्रिमल ग्लैंड ने, ये टीयर इन लैक्रिमल डक्ट के थ्रू आई में आते हैं, फिर आई से ऐसे ट्रैवल करके ये आते हैं मीडियली। अभी ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए और आगे भी हम अपने को ये डैक्रोसिस्टैटिस समझने के लिए। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे दो ओपनिंग है। जो ऊपर की ओपनिंग दिख रही है इसको बोलते हैं हम सुपीरियर पंक्टम और जो नीचे की ओपनिंग ये दिख रही है गुलाबी कलर में इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर पंक्टम। अभी ये ओपनिंग में से क्या होता है कि जो अपने टीयर है, आए है, जो लैक्रिमल ग्लैंड ने प्रोड्यूस किए हुए टीयर है जो यहाँ पे आए हैं, वो उस ओपनिंग में जाते हैं और वो ओपनिंग के बाद में जो यहाँ थोड़ा सा जो ऊंचा भाग है उसको बोलते हैं हम सुपीरियर एम्पुला और जो नीचे की तरफ है उसको हम बोलते हैं इन्फीरियर एम्पुला। उसके बाद में ये जो आता है वो आता है डक्ट में, तो इसको ऊपर वाले डक्ट को बोलते हैं हम सुपीरियर कैनालिकुलस और नीचे वाले डक्ट को बोलते हैं हम इन्फीरियर कैनालिकुलस। जो डक्ट जब साथ में मिल जाती है तो इसको हम, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं कॉमन कैनालिकुलस, जो कि ओपन होता है हमारे लैक्रिमल सैक में। लैक्रिमल सैक जो है ये अपने टीयर को स्टोर करती है और उसके बाद में लैक्रिमल सैक से टीयर जाते हैं नाजो लैक्रिमल डक्ट में और नाजो लैक्रिमल डक्ट के साथ में वो जाते हैं वॉल्स ऑफ हसनर के थ्रू अपने नेजल कॉन्का में। तो इस तरीके से जो अपना टीयर का फ्लो रहता है आई में, इसको हम समझ सकते हैं और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लैक्रिमल apparatus बोलते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले अपने लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो टीयर प्रोड्यूस करते हैं, उससे जुड़े हुए जो लैक्रिमल डक्ट्स है वो लैक्रिमल डक्ट्स अपने लैक्रिमल ग्लैंड से टीयर लेके आई में भेजते हैं। तो आई में आने के बाद टीयर अपने मीडियली यहाँ पे ये होता है, एकत्र होता है और ये यहाँ पे जो दो ओपनिंग है सुपीरियर पंक्टम और इन्फीरियर पंक्टम, जो कि सुपीरियर कैनालिकुलस और इन्फीरियर कैनालिकुलस ये छोटे छोटे डक्ट है, तो इनकी ओपनिंग है तो उनसे वो आता है कॉमन कैनालिकुलस से लैक्रिमल सैक में, लैक्रिमल सैक से फिर वो नेजल कैनका में नेजो लैक्रिमल डक्ट, जिसको हम नेजो लैक्रिमल डक्ट बोलते हैं। तो इसके थ्रू जाता है वो नेजल कॉन्का में। तो इस तरीके से अपनी लैक्रिमल apparatus की एनाटॉमी रहेगी। तो हम आते हैं अभी अपने डिसीज पे डैक्रोसिस्टैटिस, जो कि होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल सैक। तो ये दो फॉर्म में होता है। अगर बच्चे में जन्मतः से ही ये प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जेनिटल डैक्रोसिस्टैटिस, मतलब ये जन्मतः ही अपने बच्चे के साथ में आया है। और जो अडल्ट में होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो एक्यूट डैक्रोसिस्टैटिस और क्रॉनिक डैक्रोसिस्टैटिस। तो जो चाइल्ड का कॉन्जेनिटल डैक्रोसिस्टैटिस है वो अभी हम इस पहले पार्ट में देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्जेनिटल ब्लॉकेज इन नेजो लैक्रिमल डक्ट, जो अपनी नेजो लैक्रिमल डक्ट हमने ऊपर देखी थी, तो उसमें कॉन्जेनिटल ब्लॉकेज मतलब जन्मतः ब्लॉकेज रहता है। तो ब्लॉकेज किस किस कारण से हो सकता है ये भी हम देखते हैं। तो इसमें क्या कारण दिया है, पहला कारण दिया है कि मेम्ब्रेनियस ऑक्लूजन। देखो अभी जो नेजो लैक्रिमल डक्ट है यहाँ पे बहुत सारे मेम्ब्रेन्स है, तो उन मेम्ब्रेन का ऑक्लूजन मतलब एक से एक को चिपकना या उन मेम्ब्रेन के थ्रू ऑब्स्ट्रक्शन निर्माण होना, ऑब्स्ट्रक्शन तैयार होना, तो ये एक पहला कारण रहेगा इसका। और ये जो ऑक्लूजन रहता है वो नियर द वाल्व ऑफ हसनर, कॉमनेस्ट कॉज ये रहता है। तो हमने यहाँ पे देखा था ऊपर कि जो अपने नेजो लैक्रिमल डक्ट है ये लैक्रिमल सैक से टीयर लेके अपने यहाँ पे कॉन्का रहता है, नेजल कॉन्का यहाँ पे देती है, तो यहाँ तक फ्लो करती है। तो यहाँ पे जो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं वाल्व्स ऑफ हसनर। तो एक कारण ये हो गया कि
जो कॉन्जेनिटल ब्लॉकेज रहता है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में, वो मेम्ब्रेनियस ऑक्लूजन के वजह से रहता है। और दूसरा कारण ये है कि प्रेजेंस ऑफ इपिथेलियल डेब्रिज, मतलब जो मृत कोशिकाएं रहती है, जो मृत पेशियाँ रहती है, जो मृत इपिथेलियल सेल रहते हैं, वो अपने नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में फंस जाते हैं, अटक जाते हैं और वो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं। तीसरा कारण मेम्ब्रेनियस ऑक्लूजन एट लैक्रिमल सैक। तो जैसे हमने नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में मेम्ब्रेनियस ऑक्लूजन देखा, वैसे ही मेम्ब्रेनियस ऑक्लूजन जो है वो लैक्रिमल सैक में भी हो सकता है। चौथा कारण है कि कंप्लीट नॉन कैनलाइजेशन, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत से कैनल जो रहते हैं शरीर के भीतर के, वो खुले हो नहीं जाते, या जो बोलते हैं ना हम, वो अंदर से भरे रहते हैं। तो ये कंप्लीट नॉन कैनलाइजेशन है, तो ये भी एक कारण है कॉन्जेनिटल ब्लॉकेज का। एंड रेयरली बोने ऑक्लूजन, मतलब कहीं पे बोन का जो टुकड़ा रहता है, हड्डी का टुकड़ा, वो भी ऑब्स्ट्रक्शन निर्माण कर सकता है। तो ये लेकिन रेयर केस में ये होता है। अभी जब हम डिलीवरी करते हैं या और कुछ कारण से जब हम बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों में, तो ये डायक्रोसिस्टाइटिस हमें देखने को मिलती है। लेकिन वो उसके लिए कॉमन बैक्टीरिया कौन से है कि अपना स्टिफोलोकोकस स्पेसिस है, निमोकोकस है, स्ट्रिप्टोकोकस है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इस प्रकार से हम कॉजेस देख सकते हैं अपने कॉन्जेनिटल ब्लॉकेज इन नेज़ोलैक्रिमल डक्ट, जिसको हम कॉन्जेनिटल डायक्रोसिस्टाइटिस बोलते हैं। अभी हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले क्लिनिकल फीचर्स कौन सा है? इपिफोरा। इपिफोरा मतलब क्या है? जो ओवरफ्लो ऑफ टीयर फ्रॉम द आइज, हम उसको बोल सकते हैं कि आंखों से बहुत ज़्यादा पानी निकलना। और ये 7 दिन तक तो सीधा पानी मतलब अपने टीयर के जैसा रहता है, लेकिन उसके बाद में ये बन जाता है म्यूकोपरुलेंट। इसको हम मतलब क्या है? म्यूको मतलब म्यूकस और पस। म्यूकस और पस ये दोनों साथ में निकलने लगते हैं। ये हो गया इपिफोरा। दूसरा है रिगर्गिटेशन टेस्ट, जिसको हम रोप्लॉस टेस्ट भी बोलते हैं। तो रोप्लॉस का क्या है लॉन्ग फॉर्म? रिगर्गिटेशन ऑन प्रेशर ओवर लैक्रिमल सैक। जब हम लैक्रिमल सैक के ऊपर थोड़ा सा जेंटल प्रेशर देते हैं, तो जो हमारे पंक्टम है, जो हमने देखे थे यहाँ पे, ये जो हमारे सुपीरियर पंक्टम और इंफीरियर पंक्टम है, जब हम लैक्रिमल सैक को यहाँ से दबाएंगे तो इन पंक्टम में से म्यूकस और पस दोनों बाहर निकलने लगेंगे। तो ये एक लक्षण इसका दिखता है हमें कॉन्जेनिटल डायक्रोसिस्टाइटिस का। और जो तीसरा क्लिनिकल फीचर है वो है स्वेलिंग, मतलब वहाँ पर सूजन आ जाती है उस जगह पे। तो ये हम आसानी से समझ सकते हैं। अगर ये डायक्रोसिस्टाइटिस ठीक नहीं हुआ या हम उसको ट्रीट नहीं कर पाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, ये हमने आगे इसमें डिस्कस किया है। तो सबसे पहले क्या है कि रिकरेंट कॉन्जेक्टिवाइटिस, मतलब जो हमारा आई का कॉन्जेक्टिवा है उसको इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वो बार बार होता है, उसका रिकरेंसी होता है। उसके बाद में एक्यूट और क्रॉनिक डायक्रोसिस्टाइटिस, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद में पस हो जाएगा, लैक्रिमल एब्सेस बोलेंगे उसको, और फिस्चर भी फॉर्मेशन हो जाएंगे आई में। तो ये हमने हमारे कॉम्प्लिकेशन देखे। उसके बाद में इम्पोर्टेंट पार्ट आता है उसका ट्रीटमेंट का। तो हम ट्रीटमेंट देखते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रीटमेंट है वो है मसाज ओवर द लैक्रिमल सैक एरिया एंड टॉपिकल एंटीबायोटिक। अभी क्या है, जो हमारा लैक्रिमल सैक है, ये यहाँ पे सूजन है, तो हम इस पे यहाँ पे जेंटली मसाज करेंगे, दोनों भी तरफ से ऐसी मसाज करेंगे। और मसाज अगर हम करेंगे तो ऑब्वियस है कि जो हमारा कॉन्जेनिटल ब्लॉकेज है जो हमारा नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में है, वो अपने मसाज से खत्म हो जाए। तो इसके लिए 90% जो केस रहते हैं उसमें अगर हम मसाज करेंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन जो रहता है, यहाँ का ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज जो रहता है वो खत्म हो जाता है। और उसके लिए 6 से 9 महीने का हमें इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अगर हम मसाज किया हमने, और ये मसाज जो है वो 4 से 6 बार करते हैं दिन में, तो ये मसाज किया हमने, उसके बाद में टॉपिकल एंटीबायोटिक जो आई ड्रॉप रहते हैं वो भी हमने डाले। तो एंटीबायोटिक करके हम मॉक्सिफ्लोक्सासिन, टोब्रामाइसिन, इन आई ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये नहीं हो पा रहा है तो मतलब इससे कुछ नहीं हुआ तो हम प्रोबिंग कर सकते हैं। तो प्रोबिंग ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट विथ बॉमन्स प्रोब। तो ये क्या रहता है? एक प्रोब रहता है। तो हम जो हमने देखा था ये जो पंक्टम है, तो इन पंक्टम से
हमें प्रोब डालते हैं, ऐसे प्रोब डालेंगे और प्रोब जो जाएगा वो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में जाएगा, ऐसे ऐसे जाने के बाद में वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो खत्म करेगा। तो ये एक ट्रीटमेंट है इसकी। और जब प्रोब से भी कुछ मतलब पहले प्रोब से कुछ फर्क नहीं पड़ता या ऑब्स्ट्रक्शन वैसे ही रहता है, तो हम 3 से 4 वीक, हमारे 3 से 4 वीक के इंटरवल के बाद में फिर से हम प्रोब उसमें करेंगे। तो मतलब हमारे मसाज से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, प्रोबिंग से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो तीसरी बात आती है बलून कैथेटर डायलेशन। तो ये भी एक प्रकार का प्रोब ही है, बस हम क्या करते हैं, जब हम प्रोब डालते हैं तो उसके साथ में बलून एक डालते हैं जो कि श्रिंकन रहेगा। उसके बाद में जब वो अंदर जाएगा तो हम उसमें हवा भरते हैं, फिर वो वाइड हो जाएगा, डायलेट करेगा वो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट को, ऑब्स्ट्रक्शन खत्म करेगा। और जब निकालने की बारी आती है तो फिर से हम उसके हवा निकाल देते हैं और फिर बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से ये बलून कैथेटर डायलेशन हो गया। उसके बाद में इंटूबेशन विथ सिलिकॉन ट्यूब। अभी हम इतनी बार प्रोब कर रहे हैं, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो सब कुछ फेल हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि सिलिकॉन के ट्यूब प्रोब के साथ में ये करते हैं और 6 महीने के लिए वैसे ही रहने देते हैं। 6 महीने के लिए हम वैसे ही नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में स्मूथ सिलिकॉन की ट्यूब रहती है, तो उससे भी ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो जाता है। अभी इतने सारे ये 4 पर्याय हमारे पास में है, ये भी नहीं हुआ तो हमारे पास एक लास्ट का ऑप्शन ऐसा रहता है कि डैक्रोसिस्टोराइनोटॉमी ऑपरेशन, जिसको हम DCR ऑपरेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या रहता है, देखिए अभी मतलब हम ये लैक्रिमल सैक है, यहाँ का इन्फ्लेमेशन है। क्यों इन्फ्लेमेशन है? क्योंकि नेज़ोलैक्रिमल डक्ट यहाँ का ऑब्स्ट्रक्शन है। जो ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद साथ में यहाँ पे टीयर ये बहुत भर जाएगा और इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और एक पूरे जो इन्फ्लेमेशन के लक्षण यहाँ पे दिखाएगा। तो ये नलिका है जो है, ये नलिका तो या जो ये जो डक्ट है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की, तो इसमें तो ऑब्स्ट्रक्शन है। लेकिन हम क्या करें, अगर हम यहाँ से डायरेक्टली नेजल कॉन्का में टीयर भेजेंगे, एक जो क्या बोलते हैं अल्टरनेटिव पैसेज, अल्टरनेटिव एक रास्ता हम इसको क्रिएट करेंगे सर्जरी के द्वारा, तो कैसा रहेगा? तो ये जो ट्रीटमेंट है, यही ट्रीटमेंट हम इसमें डैक्रोसिस्टोराइनोटॉमी में बोलते हैं। डैक्रो मतलब हमारे टीयर या लैक्रिमल, सिस्टो मतलब सैक, फिर राइनो मतलब अपना नेजल कॉन्का, एंड टॉमी मतलब एक अलग पैसेज तैयार करना, है ना। तो इस तरीके से ऑपरेशन ये हमारा परमानेंट सॉल्यूशन इसके ऊपर हो जाता है। तो इस तरीके से हम कॉन्जेनिटल डैक्रोसिस्टेटिस के बारे में बताएंगे। थैंक यू। हम अगले पार्ट में एक्यूट और डैक्रोसिस्टेटिस और क्रोनिक डैक्रोसिस्टेटिस इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।